अब तक आपने सुना कि सागर और साबी बात कर रहे थे। सब कुछ अच्छा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है। साबी पंछी की तरफ देखते हुए बोली। पता है आपको, आज पूरे दिन यह लड़क ई उड़ते ही रह गई है। एक मिनट शांति से नहीं बैठी। दिन भर यही पूछ रही थी, बाब कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तब तो इसने काफी थका दिया होगा तुम। बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो पहले से ही आपको कह रही थी इस एक घर ले आते हैं, लेकिन आप मना करते रहे। देखिए तो इसके आने से जिंदगी में तनी रौनक हो गई है। सागर बेड पर बैठ गया। उसने बड़े ही प्यार से पंछी के सर पर हाथ फेरा। बिल्कुल सम्राट की परछाई है। बचपन में वह भी दिया से यही पूछा करता था, मामा कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। एक ही बात को 3 बार। दिया तो जवाब देते देते थक जाती थी, लेकिन मून मून को शुरू से ही इस चीज से चिढ़ होती थी। कहा करती थी कि मामा और भांजे शकु नी और दुर्योधन है, लेकिन वह कहता था मेरे मामा कृष्ण मामा है और मैं उनका अभिमन्यु। हम दोनों मिलकर कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। आवी मुस्कुरा दी। आप सम्राट और साहिल दोनों को बहुत याद करते हैं ना? सागर ने हाँ में सिर हिलाया। मेरे याद करने से क्या होता है? उन दोनों को तो मैं याद भी नहीं। मेरा अभिमन्यु आज भी कौरवों के चक्रव्यूह में फंस हुआ है, और मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। मैं उनका बचपन नहीं जी पाया, लेकिन मैं पंछी का ए साथ उन लम्हों को जीना चाहता हूं। अपने सम्राट को फिर से हंसता खेलता मुस्कुर आता देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे और सम्राट के बीते हुए कल की परछाई भी इस पंछी पर पड़े, और इसीलिए ना चाहते हुए मुझे इसको अपने से दूर करना पड़ा था। दोनों बहुत देर तक खामोशी से सोती हुई पंछी को निहार रहे थे। सावी, सागर ने आवाज दी। मुझे आज मॉल में पीहू मिली थी। सावी का दिल धक से रह गया। तो फिर उसके साथ अमन भी था। सागर उसे सब कुछ बताता चला गया। सावी सागर का हाथ पकड़े हुए थी। क्या सोच रही हो? सावी को खाली आंखों से अपनी तरफ देखता पा सागर ने पूछा। सावी गहरी सोच में थी। आपने कितनी मजबूती के इन दोनों सिचुएशंस को हैंडल किया, पर मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगी? वह भी तो आ ही चुका है ना। सावी की घबराहट उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ और हमेशा ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि जल्दी उसे भी यह बात समझ में आ जाएगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने जो भी किया उसके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए ही किया। सावी सागर से लिपट गई। तभी पंछी ने आंखें खोलकर कुनमुनाया। माँ, सावी प्यार से पंछी को थपकने लगी। और इसी के साथ सागर की सोचों का सिलसिला अनवी की तरफ ढड़ गया। वह तेजी से अपनी स्टडी की तरफ भागा। अब इनको क्या हुआ? लगता है फिर कोई जरूरी काम आ पड़ा होगा। इनको तो ना दिन में चैन ना ही रात में। इनके लिए तो ड्यूटी ही ब्यूटी भी है। सागर की ड्यूटी से परेशान मुंह बनाती हुई सावी पंछी के बगल में लेट गई। चलो, तुम आ गई हो घर में। अब कम से कम तुम्हारे बाबा का इंतजार करने के लिए मैं अकेली नहीं रहूंगी। सुबह उठना और तुम अपने बाबा से जरूर पूछना कि आखिर सारी रात कहाँ गायब होते हैं। मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा प्यारा बच्चा। सावी ने सोती हुई पंछी के सर पर प्यार से चुनते हुए कहा, और छोटी सी पंछी ने नींद में ही सावी को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया। सिटी हॉस्पिटल, रात के 11 बजे मोर्चरी। वैसे तो रात के समय पोस्टमार्टम नहीं होता, पर पता नहीं क्यों सिटी हॉस्पिटल में लगातार रात के समय ही आजकल लावारिस लाशों का पोस्टमार्टम हो रहा था। किसी को पता नहीं था कि यह लावारिस लाश आखिर सिटी हॉस्पिटल में कैसे पहुंच रही थी। डॉक्टर को भी बस इतना ही पता था जितना उनसे करने को कहा गया था। चौर डॉक्टर अलग अलग डेड बॉडी पर झुके हुए थे। उनकी सहायता के लिए दो दो कंपाउंडर्स भी साथ में थे। सीनियर डॉक्टर ने डेड बॉडी के पेट में चीरा लगाया और कुछ निकालने के बजाय कंपाउंडर की तरफ हाथ बढ़ाया। कंपाउंडर ने उसके हाथ में एक पैकेट रख दिया। डॉक्टर ने पैकेट डेड बॉडी के पेट में डालकर फिर सिलाई कर दी। फिर डेड बॉडी पर सफेद कपड़ा डाल दिया गया। डॉक्टर ने यही प्रोसेस उस दूसरे डेड बॉडी के साथ भी किया।
चौथे टेबल तक आते आते कंपाउंडर्स के पैकेट खत्म हो गए थे। उसने दूसरे को इशारा आह किया, उसने हाँ में सर हिलाया और मोर्चरी रूम से बाहर निकल गया। सिटी हॉस्पिटल रूम नंबर 3006 टाइम 11 पीएम। हॉस्पिटल के बेड पर एक लड़की सोई हुई थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। सुबह ही डॉक्टर ने उसे ए हार्ट पेशेंट एडमिट किया था और 2 दिन के बाद उसकी सर्जरी होनी थी। नर्स ने पेशेंट का बीपी वगैरह चेक करके फिर से लगा दी। क्या सर्जरी ज़रूरी है? मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता है। पता नहीं डॉक्टर मेरी कहाँ कहाँ कट लगाएंगे। लड़की ने बुरा सा मुंह बनाते हुए नर्स से पूछा। नर्स मुस्कुरा दी। यह तो आप डॉक्टर से पूछना चाहिए था ना, मैडम। फिलहाल तो आप सो जाइए। आपका बीपी हार्ट बीट नॉर्मल है और कल रात को भी यह नॉर्मल रहा तो परसों आपकी सर्जरी हो जाएगी और सर्जरी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नर्स ने लड़की को मुस्कुराकर गुड नाइट कहा और कमरे से बाहर निकल गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने नर्स से पूछा, क्या कंडीशन है पेशेंट की? उसने दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश की। लड़की आंख मूंदे सो रही थी। सर, सब कुछ नॉर्मल है, पर यह लड़की सर्जरी के नाम से घबरा रही है। डॉक्टर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। डॉक्टर के आगे बढ़ते ही लड़की अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी ड्रिप निकाली और तुरंत अपने रूम का दरवाजा लॉक किया। बेड का नीचे से अपना बैग निकाला, जो कि वह सबकी नजर बचाकर लेकर आई थी, और जल्दी से उसमें से कपड़े निकालकर पहन लिए। ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी और साथ में अपना बैग भी बैग पर डाल दिया। उसने बेड पर ही हॉस्पिटल की ड्रेस छोड़ दी। अगले ही पल खिड़की के ग्रिल को खोलकर वह रूम से बाहर थी। धीरे धीरे बिल्डिंग से सटे हुए पाइप को पकड़कर सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर पहुंच गई। वह बहुत ध्यान से वहां के खिड़कियों को देख रही थी। लड़की ने अपने मन ही में खिड़कियों का नंबर अकाउंट किया और एक निश्चित खिड़की पर इशारा करते हुए उसकी ओर बढ़ चली। वह खिड़की हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर रूम में खुलती थी। उसने अपने पीछे के बैक पैक को निकाला और धीरे से खिड़की का को खोलने लगी। हॉस्पिटल के बाहर से रेड कलर की लेजर लाइट लगातार 2 या 3 बार उस खिड़की पर चली और बुझी। यह सिग्नल था उस लड़की के लिए कि ये खिड़की सही है। अगले ही पल वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर के अंदर थी। रूम में काफी अंधेरा था। उसने अपने बैग में से एक बड़ा टॉर्च निकाला। अब कमरे में हल्की रोशनी हो चुकी थी। उसने अपने हुडी के कैप को नीचे करके अपने सर पर एक नाइट विजन कैमरा पहन लिया। कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन थी और धीरे धीरे मेडिकल स्टोर रूम में चारों तरफ नजर बढ़ाने लगी। उसके हाथ वहां रखे हुए दवाइयों का पैकेट में कुछ ढूंढ रहे थे। उसने लगभग सभी दवाइयों के कारतूनों में अपने बैग से पेंसिल नाइफ निकालकर कट लगाया और उसमें से एक एक सैंपल धीरे से अपने बैग में डालने लगी। तभी अचानक से मेडिकल स्टोर रूम का दरवाजा खुला। लड़की ने थे जी से उस खिड़की के पर्दे बराबर किए जिसके थ्रू वह कूदकर इस कमरे में आई थी। डॉक्टर की कोट पहने हुए 2 आदमी वहां पर आए। उन्होंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। लड़की तेजी से पर्दे के पीछे छुप गई। उन लोगों ने बिना आपस में बात किए कार्टन खुला और उसमें से कई पैकेट्स अपने हाथ में उठा लिए। फिर उसका आटर्न को उसी तरह से बंद करके मेज के नीचे डाल दिया। उन लोगों ने एक नज़र मेडिकल रूम पर दौड़ाई। कोई भी आहट नहीं पा। वह स्टोर रूम से बाहर निकल गए। इन लोगों के बाहर जाते ही लड़की तेजी से उस कार्टन के पास गई और उसमें से भी एक पैकेट निकालकर अपने बैग में डाल लिया। काम खत्म होने के बाद उसने अपनी घड़ी में नजर डाली। 11:50 हो रहा था। उसकी घड़ी ने मैसेज बीप किया। उसने घड़ी के बटन को दबा दिया। अब ये घड़ी एक ट्रांसमीटर की तरह काम करने लगी। उधर से आवाज आई, काम हो रहा है। हाँ, हो गया है। तुम कहाँ हो? मैं मोर्चरी से निकल चुका हूँ। नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके। लड़की ने जल्दी सारे सैंपल अपने बैग में डाल दिया और सावधानी से जिस तरह से आई थी उसी तरह से बाहर निकल गई। फिर अपने रूम में जाने के बजाय हॉस्पिटल के ग्राउंड में उतरी। वहां एक ब्लैक हुडी पहने और ब्लैक जीन्स पहने एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। काम हो गया। यस सर, चेक किया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, पर आपने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है। सभी में से एक एग्जाम्पल निकालकर मैंने इस
ग में डाल दी है। गुड जॉब। अब तुम अपने कमरे में जाओ वरना किसी को शक हो सकता है। थैंक यू सर। आदमी तेजी से बाऊं ड्रीवॉल फांद कर बाहर चला गया और वह लड़की वापस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। रिसेप्शन में लड़की ने आश्चर्य सा उसकी तरफ देखा, पर वह कुछ नहीं बोली। लड़की धीरे से अपने कमरे में आई और अपना डोर खोल रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, वहां सफेद कोट पहने हुए अर्नव था। अर्नव के मुंह से निकला, तुम? पंछी का ख्याल आते ही सागर तेजी से अपनी स्टडी रूम में गया। उसने अपना लैपटॉप खोल लिया और सारे डिटेल्स चेक करने लगा। अनवी का ई फाइल पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यह लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, मेरे से ही लुका छुपी। बेटा जी, मैं तुम्हारे बाप से भी 2 कदम आगे हूं। देखते हैं कब तक छिपती हो। तुमको कैसे और कब सामने लाना है, यह मुझे अच्छी तरह से पता है। वैसे भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरी बच्ची सेफ है। लेकिन कैसे, मुझे पता लगाना होगा। आखिर इन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मेरी पंछी अनवी में बदल गई। उसके हाथ तेजी से की बोर्ड पर चलने लगे। तो अब की बार यह प्लान है इन लोगों का। वेरी बैड। कितने भी फन काटो, हर बार एक नया फन लेकर यह कि क्रिमिनल्स उग आते हैं। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो इन लोगों का मास्टर प्लान बहुत खतरनाक है। अब मुझे सामने आना ही है। होगा, मैं बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकता। उसने इंटरकॉम के बटन प्रेस किए। सनी, स्टडी में आओ। अगले ही पल सनी उसकी आंखों का इस सामने था। इस सर। सागर उससे आगे की योजना समझाता चला गया। सर, आप श्योर हैं? क्यों, तुम्हें कोई शक है? यह तो वही बात हो गई है ना, चोर को खजाने की चाबी सौंपना। चोर से ज्यादा अच्छी तरह से खजाने की रखवाली और कोई कर भी तो नहीं सकता। सागर मुस्कुराया। वैसे हॉस्पिटल के क्या इंतजाम है? सनी ने अपना लैपटॉप आगे कर दिया। मैं ट्रेंड ऑफिसर हॉस्पिटल्स में अपॉइंट करने को कहा था जो कि हमारी मिशन में काम आते। लेकिन तुमने टूटे दिल के मरीजों को भर्ती कर दिया है। सनी बात पूरी करता बोला। छोड़े ए ना सर, इन बेचारे दिलों का भी भला हो जाएगा। झोली भर भर कर आपको दुआएं देंगे। दवाओं का असर खत्म हो गया है क्या, जो अब दुआ चाहिए? वैसे भी अभी हॉस्पिटल में हमें दवाओं की सप्लाई भी तो बदलनी है। सागर मुस्कुराए। वो भी हो जाएगा सर। सैंपल मिल गया है, लेबोरेटरी में उसको भेजना है टेस्ट के लिए। गुड, तो फिर कल रेडी रहना शाम को 5 बजे। आई एम ऑलवेज रेडी सर। जय हिंद। सागर सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह थी, वह अगर किसी का वो एक बार देख लेता था तो उसका चेहरा कभी नहीं भूलता था। किसी भी चीज को अगर एक बार देख लेता था तो वह चीज उसके दिमाग में हूबहू छप जाती थी। इतना ही नहीं, वो किसी की अगर आवाज भी सुन लेता था तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज उस आवाज को मैच कर सकता था। बचपन से ही वह भगवान की दी हुई इस अनमोल प्रतिभा का धनी था। किसी भी तरह के हथियारों को चलाना कितना भी खतरनाक और कठिन काम हो, उसको अंत तक सही से अंजाम देना। मुश्किल से मुश्किल हालात को काबू में लेना, अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू रखना उसकी शख्सियत के गंभीर पहलू थे। उम्र के लगभग 50 पर पहुंचने के बाद भी उसकी फिटनेस से लेकर लुक अभी तक बरकरार था और इसके पीछे छिपी थी उसका कड़ी मेहनत, पुटकड़ी ट्रेनिंग। किसी भी काम को करने के लिए उसकी लगन, उसका एक सीधा सा सिद्धांत था। मुश्किल से भी मुश्किल काम करते वक्त या तो उस काम को खत्म करके तोड़ डालो या फिर खुद टूट कर बिखर जाओ। उसने हार मानना नहीं सीखा था और यही सारे गुण सम्राट के अंदर भी कूट कूट कर भरे हुए थे। सम्राट उसकी बहन दिया और अजीत का बेटा था। पीहू के कमरे से निकलते ही सम्राट में एक नज़र पीहू के लिखे हुए नोटबुक पर डाली। बर्थडे नाइट, दुर्गा डैम, रात 11 बजे। सम्राट मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल वह सोच में पड़ गया। क्या बताना चाहती हैं छोटी माँ? साहिल ने भी इसी मैटर पर सम्राट से बात की थी, लेकिन उसके अनुसार कोई डील थी जो दुर्गा डैम पर होने वाली थी, वह भी अमन की। फिर ये बर्थडे नाइट का क्या चक्कर है? क्योंकि बर्थडे नाइट जैसी कोई जगह तो वहां पर है ही नहीं। सम्राट ने अपना दिमाग झटका
और फिर से अपने लैपटॉप में अपना दिमाग लगाया। पिंकी और पंछी ने उसे इतना उलझा दिया था, इसे ध्यान भी नहीं था कि उसे रानी बाजार इलेक्शन मर्डर केस के बारे में भी की फाइल भी स्टडी करनी है। सम्राट ने अपना लैपटॉप खोलकर पेन ड्राइव लगाया और एक एक करके सारे डिटेल्स के स्टडी करने लगा। अब सम्राट की नज़र मरने वालों के नाम में थे। एक नाम ने फिर से उसके दिल के तारों को हिला दिया था। मृतक का नाम पंछी, उम्र 19 साल, पिता का नाम यशवंत सिंह आईपीएस, गांव भानुपुर। पंछी यशवंत सिंह की बेटी है। सम्राट सोच में पड़ गया। जहां तक उसे पता था, पंछी कल्याण सिंह की बेटी है और कल्याण सिंह को ही रानी बाजार हत्याकांड में मारा गया था। तभी उसे याद आया कि कमिश्नर सर ने उसे 1 घंटा पहले मिलने को कहा है, यानी कि सर इस मैटर पर मुझसे बात करना चाहते हैं। सम्राट ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने इन्फॉर्मर को फोन लगा दिया। कुछ पता चला? यस सर, मैं सागर सिंह के घर के बाहर खड़ा हूं, पर यहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने आसपास रहने वाले से पता किया है, यहां पर सागर सिंह अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। हूं? सम्राट सोच में पड़ गया। और कुछ नहीं सर, सागर सिंह क्या करता है यह बात भी आसपास के लोगों को नहीं पता, परंतु यहाँ के धनी और संभ्रांत लोगों में वो आता है। सुबह गेट खुला था तो मैंने देखा पोर्च में करीब 5-6 गाड़ियां लगी हुई थी, वो भी सब नई नई मॉडल की। वह तो उनका पुराना शौक है, सम्राट बोला। मेरे लिए कुछ ऑर्डर सर, मुझे उनके घर की लोकेशन सेंड करो और तुम वहीं पर रहो। जैसे ही सागर सिंह अपने घर से बाहर निकलता है, मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। इन्फॉर्मर इसके आगे कुछ कहता कि इसके पहले उसे अपनी सर पर गणतनी महसूस हुई। पीछे से आवाज आई, फोन दो। इन्फॉर्मर ने जैसे ही फोन पीछे बढ़ाया, सनी ने एक जोरदार रिवॉल्वर के बैग से उसके सर पर मारा। कौन हो सकता है ये? हमारे बारे में इंफॉर्मेशन क्यों चाहता है? कहीं गैंगस्टर सर जी का तो आदमी नहीं? सनी सोच रहा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया उसे अंदर ले जाने के लिए। सनी ने फोन काट कर इन्फॉर्मर का फोन स्विच ऑफ कर के अपने जेब में रख लिया। इधर फोन ऑफ कर कर जैसे ही सम्राट ने अपने रिवॉल्विंग चेयर को डेस्क की तरफ घुमाया, साहिल वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ उसे देख रहा था। कुछ पता लगा? किस बार में सम्राट ने पूछा। सागर सिंह की कुछ अता पता? जवाब में सम्राट ने पीहू की लिखी नोटबुक साहिल के आगे कर दी। मुझे मम्मी पर पहले से ही शक था। वैसे मम्मी ने बर्थडे नाइट के बार में क्या बताया है? साहिल सम्राट की तरफ देखता हुआ बोला। तूने तो कहा था कि छोटे पापा की कोई डील हो रही है। मुझसे मम्मी ने कहा था यह बात, लेकिन मुझे मम्मी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, और मैं जब तुझसे कहता तो तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं होता। साहिर ने लंबी चौड़ी सफाई दी। अभी तक तो इस बार थी डे नाइट का कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने इतना मुंह खोला है तो आगे भी हमें वही रास्ता जरूर बताएंगी। तुझे क्या लगता है, मम्मी का सागर सिंह से क्या रिश्ता हो सकता है? साहिल ने हकलाते हुए सम्राट से पूछा। तू जो सोच रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ज्यादा दिमाग मत चला जो कि तेरे पास है ही नहीं। सम्राट ने अपने जेब से वह तस्वीर निकालकर सामने रख दी जो कभी उसे रामायण की किताब में मिली थी। साहिल ने लपक कर वह तस्वीर उठा ली। यानी कि मम्मी सागर सिंह को पहले से जानती है कुछ ना कुछ। साहिल सोचने में भी कांप रहा था। भाई बोल। जवाब में साहिल चुपचाप सम्राट का चेहरा देख रहा था। अब बोलेगा भी कि बोलने के लिए कोई मुहूर्त निकलवाना होगा। सम्राट माउस चलाता हुआ बोला। साहिल ने अपने मोबाइल सम्राट के लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया और उस लैपटॉप की स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट अनाथालय के रजिस्टर से लिए गए थे वह चलने लगे। यह क्या है? सम्राट ने साहिल से पूछा। तूने पंछी की डिटेल्स मांगी थी ना? मैंने पूर्वी से उसी वक्त रजिस्टर के स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, उसने अभी मुझे सेंड किया है। साहिल ने कसकर सम्राट का हाथ पकड़ लिया। बात क्या है? कितना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा क्या है डिटेल्स में? साहिल की हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वह घबराया हुआ है। साहिल ने सम्राट का वो स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब स्क्रीन पर छोटी पंछी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। डिटेल्स पढ़कर सम्राट ने आंखें बंद कर ली।
नाम पक्षी केयर टेकर सावी सिंह और सागर सिंह। सावी सिंह। अब ये सावी कौन है? सम्राट ने साहिल की तरफ देखा। जवाब में साहिल में कंधे उचका दिए। भाई भाभी के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन मिली है, साहिल ने सम्राट से कहा। ये छोटी पंछी अपनी पंछी भाभी की ही बेटी है। साहिल ने पंछी के जन्म से संबंधित कुछ डिटेल्स सम्राट के लैपटॉप पर दिखाते हुए कहा। सम्राट ने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। उसने पंछी की डेट ऑफ बर्थ देखी और गलियों पर गिनकर कुछ हिसाब लगाया। आंधी और तूफान की तरह उसकी आंखों के सामने वह रात घूम गई जब अपन की जान बचाने के लिए वह और पंछी उस तूफानी रात में भाग रहे थे। आज सम्राट के दिल में उस तूफानी रात से भी ज्यादा तूफान उठ रहे थे। यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम मेरी ही बेटी हो। इसी कारण जब मैंने तुम्हें छुआ तो मेरी धड़कनों ने तुम्हें पहचान लिया। कहाँ थी तुम अब तक? कितना सुकून मिला मुझे जब मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था। मुझे किसी भी तरह से अपनी बेटी से मिलना है। सब झूठ बोलते हैं, मेरी पंछी ने मुझसे धोखा नहीं किया। जरूर मेरी पंछी के ही साथ धोखा हुआ होगा। किसने किया मेरी पंछी के साथ इतना बड़ा धोखा? अब सबको जवाब देना होगा। अगर पंछी ने तुम्हें जन्म दिया है, मेरे प्यार की निशानी को वह दुनिया में लेकर आई है, इसका मतलब है कि पंछी मुझसे बहुत प्यार करती थी। पर अभी कहाँ है वो? पंछी कहाँ गई मेरी पंछी? तुमको छोड़कर मुझसे क्यों नहीं मिली? और तुम इतने नजदीक थी बच्चा। एक ही शहर में रहकर भी मैं तुमसे आज तक मिलना ही पाया। सम्राट ने अपनी जेब से पंछी के फ्रॉक का टुकड़ा निकाला और उसे अपने आंखों से लगाकर बेबसी से फक कर बेआवाज रो पड़ा। क्या यह सच में सम्राट की बेटी है? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग है। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।